अचल अचल मल्होत्रा जी, बहुत सारे मोर्चों पर बातचीत की गई, लेकिन अगर पिछले 2 साल के जितनी भी योजनाएं, जितनी बातचीत प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है कूटनीतिक लिहाज से, क्योंकि समय बदला है और स्थितियां काफी बदली है, कितना काम, क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे हैं और काम करना काफी ज्यादा बाकी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कुल मिला के उनका भाषण देखें तो काफ़ी हद तक तो प्रेडिक्टेबल लाइंस पे रहा। उन्होंने मेरे ख्याल हर उस मुद्दे को टच किया जो हम सब को किसी ना किसी तरीके से हमारे दिमाग में, दिल में या हमारे जहन में उठ रहा होगा। मुझे जो उनकी सबसे अच्छी बात लगी, देखिए पिछले 70 साल में हमने ऐसा नहीं है कि देश ने प्रगति नहीं की हो, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारा रहा है वो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव ग्रोथ को लेके रहा है। जो हमारी ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो आम आदमी तक नहीं पहुंचा। तो जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि स्वराज का सीधा मतलब है आम लोगों के जीवन में बदलाव आए, तो मुझे लगता है कि वो बड़े डंके की चोट पे कह रहे हैं कि आने वाले समय में हर वो आम आदमी हमारी देश की प्रगति से कोई ना कोई फ़ायदा उठाएगा। तो ये तो जहाँ तक डोमेस्टिक सवाल है, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और बड़े अच्छे और खुले शब्दों में कही है। थोड़ा और जो आज एक पिछले कुछ हफ्तों या महीनों से जो हमारी सोसाइटी को जो चैलेंज मिल रहा है वो एक कुछ फोर्सेस ऑफ डिवाइसिवनेस जिसे कहते हैं कि बांटने वाली, कम्युनल लाइंस पे और सोशल लाइंस पे जो हमारा डिवाइड है उसको बढ़ावा दे रही हैं। तो उसको जो उन्होंने, हालांकि मुझे लगता है कि कुछ और भी ज़ोर से वो बोल सकते थे इस बारे में, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका जिक्र किया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करी है और ये कहा कि देश हमारा तभी सशक्त बन सकता है जब हर लिहाज से उसमें एकता रहेगी। तो ये एक डोमेस्टिक कह सकते हैं आप। और फॉरेन पॉलिसी का जहाँ और विदेश नीति या कूटनीति का सवाल है, तो मुझे लगता है पिछले 2 साल में मोदी जी ने बहुत समय दिया है विदेश नीति पे और उनकी पर्सनल कमिटमेंट भी रही है। उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी किया है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो उस सब को देखते हुए अगर उनके भाषण में प्रोपोर्शन देखा जाए विदेश नीति का, तो मुझे लगता है कि बहुत कम रहा है। वो शायद भावनाओं में बह के बहुत लंबा उनका भाषण हो गया था, तो आखिर में जाके शायद समय नहीं बचा उनके पास। तो उन्होंने सिर्फ नेबरहुड फर्स्ट जो उनकी पॉलिसी, जो उन्होंने सबसे पहले अपनी जब उन्होंने एज्यूम किया था चार्ज, तो सबसे पहले उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इनिशिएट की थी, तो उसी तक सीमित रहे हैं। और उसके थ्रू जो उन्होंने मैसेज दिया उसके बारे में ऑलरेडी दूसरे पैनलिस्ट बात कर चुके हैं। पॉवर्टी, उन्होंने कहा कि चलिए और कुछ नहीं अगर हम मिलकर साथ में कर सकते तो कम से कम जो हमारा कॉमन एनिमी है पॉवर्टी, उसके खिलाफ हम लड़ाई। पाकिस्तान का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जहां उन्होंने ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म की बात करी है तो सब जानते हैं कि आज की इशारों में नहीं, ये बहुत पड़ोसी मुल्क का क्या मतलब, नाम नहीं लिया लेकिन सब कुछ कह दिया उन्होंने। हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी बालूचिस्तान, गिलगिट के बारे में। ये बड़ा बहुत, ये हमारे पिछले मैं समझता हूँ एक नया एलिमेंट है। इससे पहले हमने इस बारे में कभी बात नहीं की। समय आ गया हम खुल के बात करें कि अगर वो हमारी दुखती हाथ पे रखते हैं हाथ, तो हम पीछे नहीं हटेंगे उनकी दुखती हाथ रख पे और भी जोर से हाथ रखने जी। इस पर एक्चुअली मैं कमेंट नरेंद्र तनेजा जी से लेना चाहूंगी, उसके बाद जेपी अग्रवाल जी मैं आपके पास आऊंगी। आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसा बता रहे हैं अचल कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर वो ज्यादा स्ट्रांगली उन्होंने नहीं बोला, जो कुछ हाल ही में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, दलितों का जो मुद्दा हुआ है या फिर फॉरेन पॉलिसी में या जो बलूचिस्तान का मुद्दा है, आपको लगता है और मुखर होकर प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत थी, क्योंकि इतना लंबा जो भाषण था उसमें कुछ बातें और क्लियर भी निकल के आनी चाहिए। देखिए, जहां तक दलित का मुद्दा था या इससे इस तरीके विषय, तो मुझे लगता है कि काफी उन्होंने उस पर कॉम्प्रहेंसिवली व्यापक तरीके से उस पर बोला है। देखिए, तमाम मुद्दे, हम जब लाल किले का जो भाषण होता है वो एक पूरी प्रधानमंत्री की कोशिश है कि आम भारतीय, हर वर्ग के भारतीय से संवाद किया जाए सरल से सरल भाषा के अंदर, ऐसे जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को कवर किया जा सके। अब जैसे प्रधानमंत्री ने इस बात पे जोर दिया, विविधता बहुत बड़ी बात है। देखिए, जिस हिसाब से और जितने तरीके से उसका उन्होंने चित्रण किया कि अगर हमने देश को समृद्ध बनाना है तो जरूरी है कि हर भारतीय, 125 करोड़ भारतीय उसमें हो। और हमारे इस बात की उन्होंने 3 दफे चर्चा, सारे देश का इतिहास है कि विविधता इस पर रही है। उन्होंने उसको बड़े बड़े पोएटिक अंदाज में बल्कि बोला, जहां उन्होंने कहा ये विभिन्न रंगों वाला देश है।
रंगों के अंदर सब चीज शामिल हो जाती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जो करी उसको हमें गौर करना होगा कि उन्होंने ये कहा कि ये 70 साल इंडिपेंडेंस के हम जरूर मना रहे हैं, लेकिन भारत बहुत प्राचीन देश है, भारत हजारों साल पुराना देश है, और इस बात को उन्होंने अंडरलाइन किया कि इस देश में शुरू से तरह तरह के विचार, तरह तरह की परंपरा, तरह तरह के रंग, तरह तरह की वेशभूषा, सब लोग मिल के रहे और सबने मिल के इसको बनाया। एक बात मैं और वो यहां पे कहना चाहूंगा, एट द वेरी आउटसेट अपने भाषण के शुरुआत में प्रधानमंत्री ने जिन लोगों को इसलिए कहा कि जिनका बहुत बड़ा रोल रहा देश को आज यहां पहुंचाने में, तमाम नामों का जिक्र किया। और उस समय उन्होंने राजनीति नहीं देखी, दल नहीं देखा। पंडित नेहरू का जितने प्रेम से और जितने ताकत से उन्होंने नाम लिया, यानी कुल मिलाकर के देश में, और दूसरी तरफ विवेकानंद का नाम लिया, तो कुल मिलाकर के अगर आप देखिए जो 15 अगस्त को जैसा भाषण होना चाहिए प्रधानमंत्री का, किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं करता जब आप लाल किले पे जाके खड़े होते हैं। ये जो दिन होता है, ये पवित्र दिन होता है, और पवित्र दिन में वो भाषा बोलना जो पढ़े लिखे नहीं, सोफिस्टिकेटेड नहीं, इलीट नहीं, आम आदमी भी समझ सका, और बड़े बड़े मुद्दों को करना। जहां तक बलूचिस्तान की बात है, देखिए स्पष्ट कर दिया गया है पाकिस्तान को, हम आइए हाथ मिलाते हैं, आपके यहां भी बहुत गरीबी है, हमारे यहां भी बहुत गरीबी है। जोशी साहब, थोड़ा सा मैं आपसे डिफर करूंगा कि जोशी साहब ने कहा हमारे यहां उतने गरीब है जितने अफ्रीका की आबादी है। अफ्रीका की आबादी आज 1 अरब है, हमारे देश में गरीबी जरूर है, लेकिन 1 अरब लोग गरीब है, मैं थोड़ी सी सहमति जाहिर करूंगा। अफ्रीका में 1 अरब गरीब नहीं है। व्हाट आई से इज 33% पुअर इन द वर्ल्ड लिव्स इन अफ्रीका एंड 33% ऑफ द पुअर लिव्स इन इंडिया। सो दीज आर द डेटा, यू नो, यू आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग मी, दीज आर द यूएन फिगर्स। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि दूसरी तरफ ये स्पष्ट किया कि गरीबी की लड़ाई है, लेकिन साथ में उनको ये भी आगाह किया कोई भी जो देश होता है कई दफे उसके अंदर की चुनौतियां हो सकती हैं, हाँ, लेकिन उन्होंने ये बलूचिस्तान का नाम लेकर के ये बिल्कुल स्पष्ट किया कि वहां की जनता, वहां का अवाम वो साथ दे रहा है और वो शुक्रिया अदा कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री का। तो मैसेज साफ है कि हम गरीबी पे फोकस करना चाहते हैं, सार्क की स्पिरिट पर फोकस करना चाहते हैं, हम सहयोग चाहते हैं, हम चाहते हैं मिलकर के आगे बढ़े, लेकिन साथ अगर लेकिन साथ में ये भी कहा, साथ में ये भी स्पष्ट कर दिया कि आप ये समझिए हम ये चाहते हैं सहयोग करें, लेकिन अगर आप सहयोग पर विश्वास नहीं रखते हैं तो और रास्ते भी खुले हैं। जी, अभी तस्वीरें, अभी यहाँ पर पहले तस्वीरें हम आपको दिखाएं। हमेशा जब भी प्रधानमंत्री मोदी अपना भाषण समाप्त करते हैं उसके बाद वहाँ पर जो बच्चे होते हैं, सुबह से वहाँ पर बच्चे बैठे होते हैं, स्कूली बच्चे, छात्र छात्राओं से ज़रूर मिलते हैं। सुरक्षा घेरा जो होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है आज के दिन, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ पर जो भी छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं उनसे ज़रूर मिलें, उनसे बातचीत करें, उनका धन्यवाद करें कि वो सुबह इतना जल्दी उठकर 15 अगस्त के दिन लाल किले पर भाषण सुनने आए हैं और एक अच्छा माहौल यहाँ पर बनाने की कोशिश हमेशा से की जाती रही है। और ये देखिए बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें जैसे कि पिछले 2 साल से हम तस्वीरें देखते आए हैं, और पिछले बार की तरह हमने इस बार भी काफ़ी ज़्यादा समानताएं देखी है, लेकिन इस बार सबसे लंबा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। लेकिन भाषण समाप्त करने के बाद अंदाज बिल्कुल वही, बच्चों के बीच जाकर उनसे मिलने का। बेहद लगाव प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से बच्चों के साथ रहा है, और वो भी एक बार फिर वैसे ही देखा जा सकता है। चलिए के साथ जेपी अग्रवाल जी, आपके पास हम आएंगे। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकार की योजनाओं को भी हमने पूरा करने की कोशिश की। पिछली सरकार में इन्फ्लेशन जो दर थी 10% पे पहुंच गई थी और 6% से ज़्यादा हमने बढ़ने नहीं दी। ये सरकार की उपलब्धियों में शुमार है। जी देखिए, मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, मुझे गलत लिया गया कि मैंने कुछ बातें ऐसे कह दी जो मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। मैं ये कहता हूँ मैं भी तो एक हिंदुस्तानी हूँ, और मैं प्रधानमंत्री को ये देखना चाहता हूँ कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं आज के हिंदुस्तान के, उसके ऊपर प्रधानमंत्री की राय क्या है। मान लीजिए महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहा है और प्रधानमंत्री चुप हैं, छोटी सी छोटी बात का वो जिक्र कर रहे हैं। दलितों पे अत्याचार हो रहा है और जिसके अंदर इन्हीं की पार्टी के बहुत सारे आदमी शामिल हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ विदेश नीति में हमारे रिश्ते तिब्बत बांग्लादेश से ख़राब हैं, श्रीलंका से ख़राब हैं।
हमारे रिश्ते पाकिस्तान से खराब हैं, तो सार्क के जितने मेंबर हैं उनसे हमारे रिश्ते खराब हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप गृह मंत्रालय चला रहे हैं तो हमारी जो इंटर रिलेशन है, इंटर स्टेट रिलेशन, जिसमें उत्तराखंड में क्या हुआ, अरुणाचल में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, और जगह क्या हो रहा है, एक भय का माहौल पैदा हो रहा है। आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे? जो नौजवान है उनको रोजगार नहीं मिल रहा, आप उस पर नहीं बोल रहे। आपका एक्सपोर्ट 30% कम हो गया। मैं सारे भाषण मान लेता हूं आपको, मैं सारी चीज मान लेता हूं। प्रधानमंत्री अगर छोटी छोटी बातों का 3-3, 4-4 बार जिक्र कर रहे हैं तो आपको ये जिक्र करना चाहिए ना। आतंकवाद पे अगर संदेश देना है तो कड़े शब्दों में दो, कहो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्यों गए आप पाकिस्तान? आप पाकिस्तान चले गए, मान लो वॉर हो जाती पाकिस्तान हिंदुस्तान की, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां के ऊपर मिलिट्री का राज है, ISI का राज है, तो वहां पाकिस्तान में अगर वो कैद कर लेते तो न्यूक्लियर वार हो जाते हिंदुस्तान के साथ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तो क्या यही लहजा, क्या यही तरीका प्रधानमंत्री का संदेश देने का होना चाहिए? जेपी अग्रवाल जी, आपने कई बातें कही जो कि जो प्रधानमंत्री को अपने लाल किला के प्राचीर के भाषण से देनी चाहिए थी, लेकिन इस पर तमाम पैनलिस्ट भी अपनी अपनी राय देना चाहते हैं। देखिए, इन्होंने 30% एक्सपोर्ट की जो गिरावट की है फैक्चुअली ठीक नहीं है। ये फैक्चुअली ठीक नहीं है। एक्सपोर्ट में गिरावट आई है 15 to 18%, तो फैक्चुअली वो ठीक नहीं है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि उसके अंदर ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट आई है। सरकारी आंकड़ा है। बाकी सोशल सेक्टर के उनके बहुत सारे मुद्दे हैं, और सोशल सेक्टर में बेसिकली इंप्लीमेंटेशन और गवर्नेंस का इशू है, वो एक अलग बात है। बट अदरवाइज इकोनॉमिक सेक्टर द प्रोग्रेस इज मतलब अनक्वेश्चनेबल प्रोग्रेस है, और ये इस पर कोई सवाल उठाए नहीं जा सकते हैं। जी नरेंद्र तनेजा जी, अग्रवाल साहब, मेरी कोशिश है कि आज इस तरह की बहस ना करूं आपसे, लेकिन आपने कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे उठा लिए। देखिए, आपने विदेश नीति की, अग्रवाल साहब सुनिए, आपने बात करी कि बांग्लादेश, श्रीलंका हमारे संबंध खराब हैं। माफ कीजिएगा, वो व्यक्ति जो फॉरेन पॉलिसी का जीरो भी जानता है, उसको भी पता है कि बांग्लादेश से आज हमारे रिश्ते सबसे मजबूत हैं। पूरी दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। श्रीलंका से हमारे रिश्ते मजबूत हैं। हम एक सेकंड अग्रवाल साहब, अच्छा, और दूसरी बात, पाकिस्तान में आपने कहा कि वहां लोकतंत्र नहीं है। हम मानते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हम लोगों का वहां सम्मान कर रहे हैं। आपने ये कहा कि वहां पे अगर लिया था तो न्यूक्लियर वॉर हो जाती। मेरा आपसे छोटा सा आग्रह है, बहुत गंभीर आपने आरोप लगा दिए और बहुत गंभीर जो है आपने सिनेरियो क्रिएट कर दिए। आपकी अपनी पार्टी के लोग आपसे इस विषय पर असहमत होंगे, कोई नहीं इस बात से सहमत होगा। जिस तरह का सिनेरियो आपने टेलीविजन पे 15 अगस्त को क्रिएट कर दिया कि ये वहां रख लिया जाता है न्यूक्लियर वॉर, तो मेरा अच्छा दूसरा जो ज्वलंत इशू की आपने बात करी, अग्रवाल साहब सुनिए, नहीं, मुझे आपकी पार्टी नहीं सहमत होगी इस बात से। दूसरी बात, मेरा आपसे ये कहना है कि आपने कहा कि महिलाओं के विषय, आप स्पीच को ध्यान से देखिए, बच्चों के कल्याण, लड़कियों के कल्याण से लेकर के महिला कल्याण, सब पे गौर करा गया, सब पे बात करिए। देखिए, जितने भी पॉजिटिव अप्रोच रखी जाती है, अत्याचार हो रहे हैं पे भी बातचीत की जाती है। और हर अग्रवाल जी, जिन जिन मुद्दों की आपने बात की, वाकई उन तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई है।